I just want to be pregnant as soon as possible. Well, you just arrived, and why you are in so much hurry? I just want a baby soon. ये एपिसोड नंबर 3 है। इसको वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ मैंने एपिसोड नंबर 2 में छोड़ा था। One of us will take you to the police station and you make another report to the police against your husband. जिस तरह के उसमें मैंने ये बताया था कि आमिर ने जाकर 170 माइल ड्राइव करके लंदन से It is funny how a long drive helps you clear your head. जिस जगह पर उन्होंने उसकी बीवी को रखा था तो उसने जाकर उससे वो मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इनकी मुलाकात उस स्टेशन पे हुई, उस टाउन के अंदर जिस टाउन में उसको रखा गया था, तो फिर आमिर ने उससे कहा कि चलो अभी ऐसा करते हैं, बातें तो बहुत होगी, यहाँ खड़े खड़े होकर तो नहीं हो सकती है, तो गाड़ी में बैठो, चलते हैं घर। Let's get in the car and let's go home. I am not going anywhere with you. उसने कहा घर किधर? तुम्हारे घर, मेरे घर, जिस घर में तुम शादी करके आई हो और तुम्हारा घर अभी भी तो है। वो सोच में पड़ गई। उसने कहा मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो मुझे यहाँ लाकर रख दिया है और बहुत सख्ती से जो है वो सिक्योरिटी भी सख्त है और सख्ती से जो है वो कह देते हैं कि खबरदार अगर कोई भी किसी को भी पता चले कि तुम लोग हो कहाँ पर, वो सबको यही बताते हैं। तो ये तो मेरे लिए बड़ा मसला होगा, मैं लंदन जाऊँ, ये भी बहुत है कि मैं आपसे मिलने यहाँ तक आई, मैंने बड़ी हिम्मत की है। आमिर ने उसको कहा तुम घबराओ नहीं, होगा कुछ नहीं। उसने कहा वो कैसे? कहते वो इसलिए कि मैं तो क्रिमिनल हूँ नहीं, न पहले कभी क्राइम किया था, न अभी करने वाला हूँ, न इसके बाद करूँगा। वो तो तुम जानती हो, मेरी आदत को तो तुम जानती हो। तो मैं कानून के सख्त पाबंदी करता हूँ, चाहे दूसरा करता हो या नहीं करता हो। मेरी कोशिश ये है कि अगर मेरे ऊपर जुल्म भी हो, नाजायज़ भी हो, तो फिर भी मैं कानून को तोड़ता नहीं हूँ। न मैं ये चाहता हूँ कि अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करूँ। अभी तो मैंने कानून तोड़ा नहीं था, इतनी मुसीबतों में मैं गिरफ्तार हुआ, और अगर मैं तोड़ूँ तो फिर क्या होगा, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ होने वाला नहीं। बाकी रही तुम्हारी बात किसको पता चलेगा? मैं बताऊंगा तो पता चलेगा ना, जब मैं नहीं बताऊंगा तो किसको पता चलेगा? अच्छा, वो दिन था फ्राइडे नाइट, यानी जुम्मे की शाम। अब आगे वीकेंड था। वो शाम को 5 बजे आई थी उधर। वो स्टाफ 4 बजे चला जाता था या 4:30 बजे वहाँ से, तो इसलिए वो 5 बजे उधर आ गई। अभी वहाँ स्टाफ नहीं है, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। एक सिक्योरिटी वाला है तो उससे वो ये डील कर लेती है। और भी औरतें निकलती है, खाली ये अकेली नहीं है, वीकेंड पे और भी निकलती है। तो इसलिए ये इसको पता था अभी कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से, बल्कि ज़्यादा महीना से ज़्यादा हो गया वहाँ पर ये थी, इसको सब पता चल गया। अब स्टाफ ने वापस वीकेंड के बाद मंडे सुबह को 9 बजे उधर आना है, तो ये बड़ा टाइम है। अब फ्राइडे नाइट है, फिर पूरा सैटरडे है, फिर पूरा संडे है, ये कहीं भी जा सकती है।
तो आमिर ने इसको कहा कि तो तुम्हारे पास तो टाइम है, तो अब घबराने की क्या बात है। हाँ, अगर मुझसे डर लगता है तो अभी साफ बता दो, अगर मुझसे नहीं लगता, मुझ पर मुतमईन हो, भरोसा करती हो, तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं तो किसी को बताऊंगा नहीं कि तुम मेरे साथ आई, और मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि मैं क्राइम करता नहीं हूँ, तो डरूँ किस लिए। डरते तो वो लोग हैं जो क्राइम का इरादा रखते हो। हाँ, कोई मेरे साथ नाजायज़ करे, जैसे अभी किया, 2 बार रगड़ा दिया अरेस्ट करके, वो उनका प्रॉब्लम है। मैंने कोई क्राइम नहीं किया था, ना अभी करूँगा। तो खैर ये बातें होती रही, वो भी एग्री हो गए, कहते अच्छा फिर शर्त ये है कि मुझे ऐसा नहीं कि लंदन में छोड़ दो, फिर वापस मुझे लाना है यहाँ पर, क्योंकि सुबह 9 बजे मंडे को बोलो आएंगे, मुझे उससे पहले यहाँ होना चाहिए। आमिर ने कहा कि रातों रात मैं पहुँचा दूँगा, फिक्र मत करो, गाड़ी तो है मेरे पास, तुम चलो वीकेंड मेरे साथ गुजारो, संडे नाइट को मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँगा वापस। तो नाइट को यानी रात को, संडे को यहाँ सो जाना, तो सुबह उठोगी तो वो मंडे मॉर्निंग होगा, तो फिर ये लोग आएंगे तो तुम उधर ही होगे। तो खैर उसको तो आमिर पे काफ़ी भरोसा था, और ये वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वो भी बैठ गई गाड़ी में। Let's get in the car and let's go home. ड्राइव करके 170 माइल वापस लंदन की तरफ। अब यहाँ I cannot believe we are finally heading to London. It feels like this trip took forever to plan. 8 बजे शाम को ये लंदन में पहुंच गए। तो इसने अपनी बीवी से कहा क्या ख्याल है, घर जाने से पहले मुझे तो भूख लग रही है, चलते हैं रेस्टोरेंट में, पहले खाना खाएंगे फिर घर जाएंगे। उसने कहा ठीक है। तो आमिर उसको उसी साउथ हॉल में उसी ब्लैक सिस्टर के ऑफिस के करीब रेस्टोरेंट में ले गया। वही ब्लैक सिस्टर जो इसको पुलिस स्टेशन ले गई थी कि अपने हस्बैंड के खिलाफ और फॉल्स एलिगेशंस लगाओ और उसको अंदर करवाओ, उसी के ऑफिस के साथ एक रेस्टोरेंट में ये ले गया। वहाँ बैठ गए, खाना खाया। I told you I'd find the perfect spot. You really did. This food is amazing. अब वो रेस्टोरेंट वाले भी इस पर गवाह है, अगर कभी कोई बात भी पेश आए तो ये उस रेस्टोरेंट वालों से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मुझे इसकी गवाही दो कि मेरी बीवी मेरे साथ फलां रात यहाँ हमने खाना खाया था। तो खाना खाकर घर ले आया। इसने वीकेंड गुजार कर इसने अपने वादे के मुताबिक संडे नाइट को फिर गाड़ी में बिठाकर सीधा वहाँ 12 बजे से, रात के 12 बजे से पहले वहाँ ड्रॉप कर दिया। Bye. See you again on the next weekend. कि जाओ ठीक है, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, लेकिन अब ये मामला चलता रहेगा जब तक तुम यहाँ हो। उसने कहा ठीक, मैं हर फ्राइडे नाइट को आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा, तुम वीकेंड मेरे साथ गुजारोगी, फिर ऐसे ही रात को संडे रात को मैं यहाँ पर लाकर ड्रॉप करूँगा, ठीक है ना? उसने कहा हाँ ठीक। अब मैं मुतमईन हूँ, कोई मसला नहीं है, आ जाओ। तो अब हर वीकेंड आमिर 170 माइल जाए, फिर उसको बिठाकर 170 माइल वापस ड्राइव करके लंदन पहुंचाए, लंदन ये लोग पहुंच जाए, फिर 170 माइल ड्राइव करके इसको उतारे, फिर 170 माइल ड्राइव करके ये वापस आ जाए। इतना ये ड्राइव
एवरी वीकेंड, हर वीकेंड में करता था। किस लिए? इसलिए कि वो बच्चा इसका जो पैदा होने वाला है ये उसको देख सके, लोगों को पता हो कि मैं उसका बाप हूँ, ये इसका बाप है। हाँ, ये बच्चा मुझसे गायब ना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और दूसरा ये हो सकता है ये अंडर प्रेशर आ जाए जैसे ब्लैक सिस्टर ने किया था। One of us will take you to the police station and you make another report to the police against your husband. कभी ऐसा वक्त आए, अभी तो ये लंबा केस है तो चलता रहेगा, फिर ये मुझ पर फॉल्स एलिगेशंस लगा दे, तो फिर मेरे पास ये सारे एविडेंस होंगे कि तो मेरे साथ फिर, अब पहले भी फिरती थी वो तो तुम लोगों ने इग्नोर कर दिया, अभी भी फिरती है। अभी देखो, ये मेरी गाड़ी है, ये रेस्टोरेंट है, ये मेरा घर है। अब आमिर ने क्या किया, ये आमिर के लिए ज़रूरी था, उसको वो सीक्रेट उसका ऑडियो रिकॉर्ड भी करता था। जो कुछ उससे वो आमिर पूछता था वो बताती थी, तो वो साथ में रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था। आमिर रिकॉर्ड कर रहा था सीक्रेटली। तो आमिर ने उससे पूछा, ये जब ले आता था हर बार थोड़ा बहुत पूछता, कोई ना कोई मसला, बल्कि पहली मर्तबा जो लेकर आए उस रात उसने तकरीबन बहुत कुछ पूछा। जो रेस्टोरेंट से घर पहुंच गए तो इसने उससे पूछा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुमने एक वीज़ा के लिए ऐसा किया, तुमने वो इतनी अच्छाई मेरी, वो सब कुछ, वो प्यार, किसी चीज़ को नहीं देखा, ये वीज़ा तो वैसे भी मैं तुम्हें लेकर दे देता। हाँ, अभी ना होता ये 90 डेज़ में जो तुम, अभी तक उसने लिया नहीं था, अभी अब वो 90 डेज़ पूरे नहीं हुए थे, अभी वो 2 महीने हो गए होंगे, अभी 1 महीने बाद उसको ये वीज़ा मिलने वाला था। तो ये जो अभी तुम्हें जो जब भी मिले, अभी ज़ाहिर है वो जल्दी मिलेगा, तो वो जब भी मिले तो वैसे भी वहाँ मिलने वाला था। अगर तुम मेरे साथ ये ना करती रहती तो कुछ टाइम लग रहा था, वो लीगल प्रोसेस में चला जाता तो उसमें थोड़ा टाइम, और तुम्हें क्या जल्दी थी, सपोर्ट तो मैं सारा, तुम्हें तो मैंने नहीं कहा है कि तुम जाओ बाहर काम करो, कमा कर लाओ। अगर तुम खुद से चाहो, वो भी तुम्हें ऑथोराइज किया हुआ है उसी वीज़े पर जिस पर तुम आई, उस पर तुम ऑथोराइज हो कि काम करो, वो वीज़ा तुम्हें इजाज़त देता है। तो फिर इंडिपेंडेंट इतनी जल्दी उसकी क्या ज़रूरत थी? तुम अगर चाहती तो उस वीज़े पे भी काम कर सकती थी, लेकिन तुम्हें काम करने के, मैं तो नहीं कहता हूँ कि करो, मेरे लिए तो तुम बस मेरे साथ रहो, ये बहुत है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे कि करता रहा हूँ। तो खैर इस पे उसने ये जवाब तो नहीं दिया। फिर उसने कहानी तो सारी उसने बताई, सब कुछ बताया A to Z कि कैसे वो लोगों के साथ उसका कांटेक्ट हुआ, वो चैटिंग किस लिए था, किन लोगों ने उनको एडवाइस किया और कैसे एडवाइस किया। बाकी उन्हें नाम नहीं बताया कि तो ये नाम मैं नहीं बताऊंगी उन लोगों के, लेकिन कहानी सारी बताऊंगी। ठीक है, मत बताओ नाम, मुझे नामों की इस वक्त ज़रूरत भी नहीं है, मुझे कहानी का पता चलना चाहिए। तो ये बता दिया। फॉल्स एलिगेशन जो उसने लगाए थे वो तो खैर वो पुलिस ने भी, उसने इंटरव्यू रूम में बताया था आमिर को, तो इसने फिर वो बिल्कुल क्लियर करके बताया कि इस तरह से मेरे को पुलिस ने ये पूछा, मैंने ये जवाब दिया, ये पूछा, ये ब्लैक सिस्टर ने ये बोला, मैंने ये किया। वो जो जिस तरह वो भी ब्लैक सिस्टर मुझे ले गई थी, मुझे क्या पता था, मुझे रेप का क्या पता था, ये तो उससे बनाया था, ये स्टोरी तो उस औरत ने बनाया था। पुलिस को बोला, मुझे बोला कि अगर पुलिस ने पूछा तुम सिर्फ बोला हाँ ये ठीक बोल रही है, बस वो तुमसे पूछेगा नहीं, वो तो मैं बता रही हूँ। तो ये सब ये लोग थे। मैं ठीक है, शुरू में मैंने किया था, लेकिन बाकी तो ये सब ये लोग हैं, तो मैं क्या करूँ, मुझे मजबूर कर रहे कि करो।
तो जब आमिर कहता था कि तुमने वीज़े के लिए क्यों किया, उसने ये एक बात वो डिनाई करती थी, कहते नहीं मैंने वीज़े के लिए नहीं किया। तो मेरे आदमी ने कहा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी, फिर क्यों किया? वो तुम्हें नहीं पता मैं प्रेग्नेंट जो हो गई, मेरी प्रेगनेंसी बहुत ख़राब है, मुझे बड़े उसमें गुस्सा आता था, बेजा तुम पर भी गुस्सा आता था, ये था वो था, वो इससे सारा गुस्से में हो गया। कि आमिर ने कहा यार तुम तो मेरे को अभी बेवकूफ़ बनाने की बात करती हो, तो चलो खैर है, अब नहीं बताती हो तुम्हारी मर्ज़ी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को पहले से उसकी औरतों की प्रेगनेंसी देखी, मैंने अपनी बहनों की देखी है, मैंने अपनी भाभीयों की देखी है, मैंने सबकी देखी है, सब हम साथ रहते थे। वो ठीक है, वो भी शिकायत करती थी कि प्रेगनेंसी में गुस्सा आता है उनको, कभी हस्बैंड से भी वो कहती थी कि नज़दीक मत आओ, ये मुझे पता है, लेकिन इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत? तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता था, मुझे कहता था कि मेरे कमरे में मत आओ, मेरे साथ मत बैठो, मेरे साथ बात मत करो, मेरे से वैसे झगड़ा कर लेती, गुस्से में आकर बाहर चली जाती, फिर बाद में आ जाती। मैं तो तुम्हें नहीं रोकता कि तुम क्यों बाहर जा रही हो, मैं समझता था कि तुम क्यों करती हो। जाती 2-4 घंटे कहीं खुद अकेली घूमती, फिर जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होता वापस आ जाती। और क्या था? मुझे कहती कि मुझे ले जाओ कहीं, मैं ले जाता, रेस्टोरेंट चलते, सिनेमा चलते, जहाँ तुम बोलती मैं ले जाता, तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाता। वो जो भी तुम करती, यहाँ तक आमिर ने बोला तुम्हें गुस्सा आता, तुम मेरे को तपड़ भी मारती तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता, मुझे धक्के भी देती तो मैं कुछ नहीं बोलता, गालियाँ भी देती तो मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन पुलिस को किस लिए बुलाया? इतना तो तुम भी जानती हो कि अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करो, झूठ बोलकर तो आखिर में वो क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है। अब तुमने अपने लिए भी मुश्किलात पैदा की है, खाली मेरे लिए नहीं। तो खैर वो बस नहीं वो बस पता नहीं, कभी कहते थे मेरे से बेवकूफ़ी हो गई, कभी कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कभी कहते कि ये लोगों का एडवाइस था, कभी कहती थी कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे गुस्सा, बस ये बात करती थी। वीज़े पे वो आती नहीं थी कि मैंने ये स्पेसिफिकली वीज़े के लिए किया था, लेकिन आमिर समझता था कि एक ही बात है, वीज़ा है। तो खैर फिर आमिर ने ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डाला, लेकिन आमिर को सारी दूसरी स्टोरी थी वो इकट्ठा करना था कि ये और लोग जो इन्वॉल्व हुए वो उन्होंने क्या इसमें करैक्टर अदा किया। तो ब्लैक सिस्टर्स ने कैसा किया, पुलिस ने इसके साथ, फिर इसके साथ जो डील किया वो कैसे किया, और जो ऑर्गेनाइजेशंस और भी इन्वॉल्व हुए थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, कोई फाइनेंशियल, कोई एडवाइस, ये भी थे, फिर इसका सॉलिसिटर, फिर यानी बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व थे। तो हर एक इसको क्या क्या एडवाइस करता था, वो एक बात वो आमिर को बताती थी। जो पहली हुई थी वो भी बताई, बाद में जो उसी दौरान ये 6 महीने उसको ये 6 महीने तक चलता रहा। 6 महीने ये वहाँ थी, ये ले जाता और ले आता, 6 महीने। तो 6 महीने के बाद अब वो उसका वो डिलीवरी का टाइम भी करीब हुआ। अभी तक ये वहीं थी, उसी हॉस्पिटल में जा रही थी, और वो लोग वो इंतज़ाम कर रहे थे इसके लिए कि इसकी डिलीवरी वहाँ के उसी टाउन के हॉस्पिटल में हो जाए। तो आमिर ने बोला उसको, कहते नहीं तुम डिलीवरी के लिए लंदन आओगी। उसने कहा कि वो छोड़ेंगे नहीं, कहते तुम जैसे भी है, तुमको ये बहाने बनाना तो आता है, पुलिस को किस तरह झूठ बोला। ऐसे ही कोई जो भी स्टोरी तुमने गढ़ना है गढ़ो, तुमने ये मेरे सामने, क्योंकि लंदन में तुम डिलीवरी जो करोगी तो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में होऊंगा, मैं आऊँगा, मेरे सामने होगा। तो फिर उसने
ان کو ایک بہانہ بنایا کہ ادھر جو ہے ان کو انہوں نے اس نے ان کو وہاں پر یہ بہانہ بنایا کہ میں دیکھو ادھر میں اکیلی ہوں، ادھر ایک تو لنڈن میں میرے فرینڈز بہت ہیں، وہ میرے ہیلپ کریں گے، دوسری جو ہے میری ماں جو ہے وہ آنے والی ہے، اس کو پتہ ہے میری ڈیلیوری ہو رہی ہے، وہ اپنے ملک سے آنے والی ہے، تو وہ میرے ساتھ رہے گی۔ تو پھر اس نے کہا کہ کس جگہ میں، ہاسپٹل کے بعد کس جگہ تم ٹھہرو گے؟ اس نے کہا کہ یہ وہاں جو ہے میرا، اس نے بتایا کہ میری ایک سسٹر بھی آ رہی تھی، حالانکہ وہ سسٹر اس کی نہیں تھی، وہ عامر کے رشتہ دار تھی، تو اس کو تو وہ جانتی تھی کہ یہ عامر کا رشتہ دار ہے، وہ دوسری عورت، تو اس کا نام لیا کہ یہ میری سسٹر ہے۔ تو اتنا تھا، خیر وہ آگے ہر چیز کے انویسٹیگیشن تو نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا جو عامر کے رشتہ دار کا جو عورت تھی اس کا گھر کا ایڈریس اس نے دیا کہ میری ممی بھی اس گھر میں آ رہی ہے، تو میں ڈیلیوری کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ ہے تو ڈیلیوری وہاں کرو، پھر بعد میں واپس یہاں پہنچنا ہے تمہیں، کہا ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ تو پھر اس نے آ کر گھر پہنچ گیا، عامر لے کر آیا، تو یہاں لنڈن میں ابھی وہ ساتھ تھی۔ اب کچھ دن گزر گئے، کوئی زیادہ نہیں، 2-4 دن میں یا ہفتہ ایسے ہی اس کو درد شروع ہونے لگے، اور اس سے پہلے عامر نے خود ہی ہاسپٹل میں ارینج کیا تھا، لنڈن کے ہاسپٹل میں اس کے ڈیلیوری کا ارینج بھی کیا تھا، اور وہ ایک ٹیسٹ کے لیے جو پہلے وہ کرتے ہیں وہ اس کو لے بھی گیا تھا، خود بھی ساتھ تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس کو ایڈمٹ کر دیا گیا، جب وہ درد شروع ہو گیا عامر گاڑی میں ڈال کر اس کو لے گیا، وہ اس کو ایڈمٹ کر دیا، تو عامر وہاں رکا، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، اس سے پوچھا کہ یہ اس نے صاحب بتایا میرا ہسبینڈ ہے، تو ٹھیک۔ اب عامر آتا جاتا ہے، ابھی ڈیلیوری میں پھر بھی 3-4 دن تھے، تو وہ نرسیں آتی ہے، عامر بھی اس کے ساتھ کبھی صبح جا کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھتا ہے، کبھی رات میں جا کر بیٹھتا ہے، تو کبھی پورا دن اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو ادھر اس کے پاس کام نہیں ہوتا تو سارا دن وہاں ہوتا ہے۔ اب ڈیلیوری کے ٹائم، خاص ڈیلیوری پر وہ جا کر کھڑا ہے، سر پہ اس کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، ڈاکٹرز نرس آس پاس، یہ خود کھڑا ہے، وہ بچی پیدا ہو گئی۔ یہ بچی پیدا ہو گئی تو عامر نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا، بڑا خوش، تصویریں ساتھ لی، اس کی بھی لی، بیڈ پہ پڑی ہوئی، سب وہ عامر کے پاس۔ اب اس کو جو ہے ڈسچارج نہیں کر رہے، ڈیلیوری ہو گئی، 10 دن سے یہ پڑی ہوئی، عورتیں آتی ہے ڈیلیوری ہوتی ہے، کچھ تو اسی دن ڈسچارج ہوتی ہے، کچھ دوسرے دن ہو جاتی ہے، اس کو 10 دن ہو گئے ڈسچارج نہیں کرے، 10ویں دن کیا، پھر کیا بات ہے، عامر آتا جاتا ہے ڈسچارج نہیں کرتا، وہ کرتے نہیں، وہ کیا تھا، اب یہ ہاسپٹل کے جو مڈ وائز ہوتے ہیں اور یہ بلیک سسٹرز اور سوشل ورکرز اور کچھ ڈاکٹرز بھی جو بار کے جی پی وغیرہ ہیں، ہاسپٹل کے مڈ وائز اور بار کے جی پی وغیرہ، جن جی پیوں سے کے ساتھ پھر یہ رجسٹر ہوتے ہیں، یہ پورا ملے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن پاس کرتے ہیں، یہ پورا ایک گینگ کی طرح کام کرتے ہیں بالکل۔ تو یہ بعد میں عامر کو اس چیزوں کا علم ہوا، وہ تو بالکل کچھ نہیں جانتی تھی، اس کو تو نہ انگلش آتی تھی نہ اس کو اس چیزوں کا پتہ تھا، اس کو کیا پتہ تھا کہ سوشل ورکر کیا ہوتا ہے، یہ وہ، تو بعد میں جب انوالو ہو گئے تو اس کو پتہ چلا۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سوشل ان کو تو یہ رپورٹ پتہ چل گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کے خلاف اس نے کیس کیا اپنے ہسبینڈ کے خلاف، اور ڈومیسٹک وائلنس کا، وہ تو سارا دن اس کی خدمت کرتا ہے یہاں پر اس کے لیے
باہر سے کھانے لاتا ہے, کہتے ہیں ہاسپٹل کی مت کھاؤ بدمزہ ہے, باہر سے بریانی لے آتا ہے اس کے لیے, چکن ٹکے لے آتا ہے اس کے لیے, جوس لے آتا ہے اور بہت کچھ لے آتا ہے, فروٹس لے آتا ہے, اور سارا دن اس کے آگے بیٹھا رہتا ہے اور اس کے ساتھ پیار کرتا ہے, بچے کو پیار کرتا ہے, بچی کو پیار کرتا ہے, اس کو بھی گود میں اٹھایا ہے, ہاسپٹل میں پھرتا رہتا ہے. تو یہ کیسے معاملہ ہے؟ اچھا, وہ جو پہلا جو 2 بار یہ اریسٹ ہوا تھا, اس کا جو پولیس نے انویسٹیگیشن کیا, ابھی 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے اس کو, تو وہ انویسٹیگیشن میں تو ظاہر ہے پولیس کو تو کچھ دونوں میں نہیں ملا, تو پولیس نے کیس کو کلوز کیا تھا. انہوں نے اپنی طرف سے کلوز کیا تھا کہ بھائی یہ شخص کے متعلق ہمیں کچھ نہیں ملا, یہ کیس کلوز خود انہوں نے کیا تھا, وہ رپورٹ بھیجا تھا کہ یہ کلوز ہو گیا. تو اب یہ ڈیلیوری اس کے بہت بعد میں ہو گئی. اب یہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیس سوشل سروسز کو دیا ہوا ہے, اور یہ مڈ وائف نے. اب وہ ادھر پریپیئر ہو رہا ہے. تو 10ویں دن کوئی 4 بجے کے قریب ایک مڈ وائف جو اس کے پاس اس کے ڈسچارج کے ڈاکومنٹ تھے, وہ آ گئی ادھر وارڈ میں, جو یہ پڑی ہوئی تھی عامر کی بیوی اسی کے پاس, اور عامر بھی خود ہی وہاں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ آ گئی, یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے اس کو ابھی ڈسچارج, یہ ڈاکومنٹس ہیں ہم تیار کر رہے ہیں, آج کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک سوشل ورکر آئے گا, وہ اس کو انٹرویو کرے گا. میں نے کہا وہ کس لیے؟ کہ نہیں, یہ کیونکہ یہ کیس ہوا تھا, اس نے ایلیگیشنز لگائے تھے اور پولیس کیس ہوا ہے. تو میں نے کہا پولیس کیس تو کب کا بند ہو گیا ہے, وہ تو انہوں نے کلوز کر دیا ہے, اب اس میں کیا ہے, انویسٹیگیشن میں کیا ملا تھا؟ کہتے نہیں وہ ڈپارٹمنٹ انوالو ہونا چاہیے, آگے میں کچھ نہیں بتا سکتی ہوں, یہ ان کا کام ہے, آپ انتظار کریں, ابھی تھوڑی دیر میں سوشل ورکر آئے گا, پھر آپ خود اس سے ڈسکس کریں. تو تھوڑی دیر میں وہ آ گیا. وہ ادھر عامر اور اس کی بیوی کے پاس سیدھا نہیں آیا, وہ آ کر وہاں ایک روم جو ہاسپٹل نے ایک آفس کی طرح جگہ تھی, اس کو وہیں پر بٹھا دیا, وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ مڈ وائف آ گئی اس عامر کی بیوی سے, وہ کہتی ہے کہ سوشل ورکر آ گیا ہے, وہ تمہیں بلا رہا ہے انٹرویو کے لیے. یہ چلی گئی, ایک 10 منٹ لگائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر آ گئی. پھر سوشل ورکر نے عامر کو بھی بلایا, وہ چلا گیا. تو عامر سے بھی پوچھا, عامر نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تمہارے یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال عامر نے کہا میں سوشل سروسز کے بارے میں تو نہیں جانتا ہوں, نام میں نے سنا ہے, کبھی میرا واسطہ نہیں پڑا ہوا ہے, کسی سوشل ورکر سے یا سوشل سروس ڈپارٹمنٹ سے میں نے کبھی بات ہی نہیں کی ہے, نہ ان کے متعلق میں نے کچھ اسٹڈی کی ہے, وہ کیوں کس لیے کیا کرتے ہیں تو مجھے یہ معلوم نہیں ہے. لیکن اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو ہم میں انوالو ہو جاؤ تو تمہاری اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, ہمیں پتہ ہے وہ کیس کلوز ہو گیا ہے, لیکن ہماری بھی ایک ڈیوٹی ہے, وہ یہ کہ ہم بھی اس کا انویسٹیگیشن کریں گے, اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, 2-3 دن لگے گا. تو اس 2-3 دن میں کوئی بات سامنے نہیں آئی تو بات ختم. تو اس کے لیے تمہاری بیوی ابھی جو ڈسچارج ہونے والی ہے وہ ہاسپٹل سے تمہارے ساتھ گھر نہیں جائے گی, اس کو ہم لے کر جائیں گے, وہ سوشل کیئر میں بچی کے ساتھ جائے گی, آپ اپنے گھر چلے جاؤ.
तो 2-3 दिन में जो है ये हमारे साथ उधर रहेगी, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ सवालात इससे भी करेंगे और अपना भी करेंगे, वो हमारा हिसाब है कि हम किस तरह से करते हैं। तो उसके बाद हम डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, कुछ नहीं हुआ आपको कॉल करेंगे, आप आकर ले जाओ। तो इस तरह से उस सोशल वर्कर ने बड़ी चालाकी के साथ आमिर को मुतमईन कर दिया। आमिर ने कहा चलो, अब उसका तो बड़ा दिल चाहता था कि भाई कार बाहर खड़ी है, अभी डिलीवरी ये डिस्चार्ज होगी तो वो कार में बीवी को बिठाकर बच्ची को साथ बड़ा खुश घर जाएगा। लेकिन ये मुसीबत बीच में आ गई। बहरहाल आमिर खड़ा है, उस सोशल वर्कर के पास उनके अपनी भी गाड़ी नहीं थी, टैक्सी को बुलाया। तो आमिर ने कहा कि तुम लोगों को भी शर्म नहीं आती है, तुम्हारे खुद की ये हैसियत ये है, तुम्हारे पास कोई गाड़ी भी नहीं है, तुम इंतज़ार कर रहे हो कि टैक्सी आ जाए। अब टैक्सी को तुमने अरेंज किया हुआ है और जो है तो मेरी गाड़ी ले लो, मैं अपनी गाड़ी में अपनी, तुम बोलो जिधर मैं ड्रॉप कर। नहीं ये वो जगह हम तुमको नहीं बता सकते। अलगरस वो टैक्सी आ गया, वो एक था स्टेट कार जैसा था, उसमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर था उसका, तो उसमें इसको बिठा दिया। अब वो सोशल वर्कर जो था वो आदमी था, एक काला था। तो जिस वक्त इसको ले जा रहे थे उसने एक काली को भी साथ लाया, वो दूसरा सोशल वर्कर एक और को भी साथ ले आया। तो वो काली उसके साथ बैठ गई, इसके बीवी के साथ। ये नहीं बैठा उसके साथ, वो काली टैक्सी में उसके साथ गई। ये फिर जैसे आया था ऐसे अलहदा ये चला गया। तो आमिर बड़ा उसके फिर आंसू निकल रहे थे, बड़ा उसको सदमा हुआ, बड़ा परेशान, ड्राइव करते हुए आंसू उसके गिर रहे, अकेला घर पहुंच गया। अच्छा, अब रात को कोई 10 सोशल वर्कर जो था इसको कहाँ ले गए थे, एक किसी के घर में डाला था। उधर और भी लोग रह रहे थे, कमरे थे। तो एक कमरा खाली था, उसमें वो डाल दिया उसको कि ये इधर। बाकी कोई सपोर्ट नहीं, न बच्चे के लिए दूध, बच्चा रो रहा है या इसको क्या चाहिए। एक और औरत जो कोई इंडियन थी उसको उसके हवाले कर दिया कि इसको कुछ जो भी चाहिए फिर इसको ला कर दो। उसने भी केयर नहीं किया, उसने भी छुट्टी करके घर चली गई। अब इसके पास ना खाने पीने का कुछ है, ना आसपास दुकानें हैं और रात का वक्त है, न इसको कुछ मालूम है न इसके पास पैसा है, न कोई कार्ड है, कुछ भी नहीं है। वही इसका मोबाइल फ़ोन है और कुछ भी नहीं है। किसको फ़ोन करे, क्या करे। तो वो बच्ची रो रही है, वो औरत जो थी उसने एक पुराना सा वो बेबी बेड लाकर वहाँ रख दिया कि ये अपने बेटी को इसमें सुलाओ। वो इतना पुराना बदबूदार था, वो उसके आमिर के बीवी के बकौल के वो बच्चों ने पहले उसमें बहुत सारा पेशाब किया था, उससे खाली पेशाब का बू आ रहा था। तो मैंने अपनी बच्ची को उसमें मैं कैसे वो डालती, तो वो मेरी गोद में रो रही है। बहरहाल उसने इसको फ़ोन किया आमिर को, आमिर घर में उसी रात, कहते ये मामला है। आमिर बड़ा परेशान हुआ, बड़ा उसको कि ये क्या ज़लालत है। अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो अच्छी तरह से तो फिर क्यों इसको ले जाते हो। गज़ब है, ये तो पहले से भी बुरा हुआ। तो फिर आमिर ने कहा, उसका अपनी बीवी से कहा कि अच्छा तुम बोलो मैं क्या करूं, कि मुझे घर ले चलो।
आमिर ने कहा ठीक है, अगर तुम आती हो तो मैं ले आता हूँ, जगह का पता है। उसने कहा मैं गूगल मैप का आपको लिंक भेज रही हूँ, तो वो उसमें आप देख लेना, उधर आना, फिर मेरे को कॉल करना, फिर मैं बाहर आ जाऊँगी। Okay, darling. Send me the location and I am coming. तो ऐसे ही किया। वो जगह दूर नहीं थी, नज़दीक थी वो ये आमिर के घर से मेरे ख्याल में 3-4 माइल दूर ऐसी जगह थी। वो हॉस्पिटल से भी 2-3 माइल उधर थी। तो आमिर चला गया, इसको कॉल किया। अब वो स्ट्रीट में खड़ा हुआ है, रात का वक्त है, कोई भी नहीं है, लाइटें जल रही है, सुनसान सा इलाका है। लगता है कि सारे एशियंस की आबादी, इंडियंस बहुत वहाँ रहते हैं। बस वो कभी कभी कोई दरवाज़ा खुलता तो कोई इंडियन निकलता और आता और जाता। कोई ज़्यादा उसमें गोरे नहीं थे, खाली वो मोस्टली इंडियंस वहाँ रहते थे। ऐसे इलाके में उसको रखा था। तो एक घर का दरवाज़ा खुला, वो ये बाहर निकल आई और आमिर ने देखा कि नंबर कौन सा है। आमिर ने नंबर ज़हन नशीन कर लिया कि इस घर का नंबर ये है। तो वो बेबी जो बास्केट है हाथ वाला, वो तो आमिर ने पहले लेकर इसको दिया था, वो उसी में उसको डाला हुआ है। वो बाहर आई, वो हाथ में पकड़ा हुआ है। तो आमिर गया एकदम, उससे वो लेकर गाड़ी में रखा, इसको बिठाया, घर ले आया। फिर घर में इसको खाना खिलाया। ये हॉस्पिटल से इसने कुछ नहीं खाया था, उन्होंने खाना भी नहीं दिया था, और दूध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर इसका अपना दूध इतना था भी नहीं, इसको वही बाहर से लेकर देना था। तो आमिर ने जल्दी जाकर स्टोर से बेबी का मिल्क बॉटल जो होते हैं वो ले आया। वो उसने फीडर में डालकर बच्ची को दिया, तो उसने बच्ची ने पिया, तो आराम से फिर वो सो गई। फिर इसी तरह अभी ये सिलसिला इधर चलता था। तो आमिर वो फिर ले जाके ड्रॉप करता सुबह होने से पहले। फिर वो 1-2 रात नहीं, 1-2-3-4 रात में एक बार ले आता। तो वो बड़ी परेशान लग रही थी, बार बार कही मैंने बड़ी गलती की है, कितना जंजाल में मैंने अपने आप को डाला हुआ है। तो आमिर कहता था मेरा इसमें कोई कसूर है, मैं तो अभी भी सपोर्ट कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, तुम जहाँ बोलो मैं तुम्हारे पीछे दौड़ता रहता हूँ, तो मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, तुमने खुद कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अलगरज सोशल वर्कर्स ने वहाँ, सोशल सर्विसेज ने कुछ दिन वहाँ रखा, वो तो टेम्परेरी था। फिर उसके बाद वो किसी केयर के हवाले कर दिया एक और घर के अंदर। फिर भी ये मिलती रही। फिर उनको पता चला, फिर उसके बाद फिर इसको अलहदा से फ्लैट दिया। फिर वो फ्लैट, अलहदा फ्लैट। फिर इसने अपने हस्बैंड को बताया कि यहाँ तो कोई नहीं है, पहले तो केयर के साथ थी मैं, अभी तो कोई नहीं है, अभी मेरे को अलहदा फ्लैट दे, अभी आप आ सकते हो। तो फ्लैट का एड्रेस इसने दिया। वो आमिर हर रात जाता था, उसी के साथ ठहरता था घर में, दिन में अपने कामों में इधर आता था, रात को उसी के साथ सोता था। बच्ची भी उधर, ये भी उधर, कुछ मसला नहीं। अब 1 महीना इस तरह चला। तो 1 महीने के बाद उनको वो जो फ्लैट का लैंडलॉर्ड था वो भी वही नज़दीक ही रहता था, उसने जो है ये नोटिस किया। तो उसने सोशल सर्विसेज को बताया कि इसका हस्बैंड तो इधर ही फिरता रहता है। अच्छा, उन्होंने फौरन उसका सामान वैन बुलाकर सारा इसका सामान वैन में डाला, इसको ले गया दूर जाकर क्राइडन में, वहाँ एक काली के हवाले कर दिए। अब इसके बाद की क्या स्टोरी है, बड़ी लंबी कहानी है और इंटरेस्टिंग भी है और सबक आमोज भी है उन लोगों के लिए जो
वो तो मज़े ले रहे होंगे जो आमिर की तरह इसमें फंस गए बेचारे पहले से, अपना हालात याद आता होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे, और जो अभी जाकर शादी करके लाने वाले हैं ये सोच रहे हैं कि वो तो फूफी की लड़की है, खाला की लड़की है, ऐसा नहीं करेगी, वो भी करती है, वो भी मेरे पास केस है। अच्छा, तो वीज़ा और सपोर्ट जो इधर मिलता है उसका वो कोई छोड़ता नहीं है, जो मुफ्त में सारा मिल रहा है, ये इतना सपोर्ट और वीज़े के साथ उसको कोई नहीं छोड़ता। सब बहुत ही एक ईमानदार औरत हो, वो ख़ानदान अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो, वो अपने ख़ानदान का नाम को देखते हुए वो नहीं करेगी, बाकी सब करती है। ये इस पे मेरा भी अपना बहुत रिसर्च है। तो अलगरज उनके लिए ये सबक आमोज़ होगा, इंफॉर्मेशन होगा, और ये रिकॉर्ड भी सारा इंफॉर्मेशन के लिए हो रहा है ताकि दूसरे लोग आमिर की तरह न बन सके, ये वो इस मुसीबत का शिकार फिर वो ना हो। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इससे पहले मेहरबानी इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और जो लोग इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल भी है, द हिस्ट्री पैनल, मैं इसमें डाल भी दूँगा। तो वो बाज़ी लोगों को उर्दू में डिफ़िकल्टीज़ होती है जो लोकल है, तो वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और जो उर्दू में देखना चाहते हैं तो फिर वो ये वाला है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।